माई वीज़ा मैन पावर के सभी साथियों का मैं दीप अरोड़ा लुधियाना पंजाब से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो आज का इंटरेक्शन आपसे बात करने के लिए वो मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी क्वेश्चन जितनी भी बातें एक हफ्ते में होती हैं, जो जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, वो हमारी कोशिश होती है कि फ्राइडे को जो 5 o'clock हम आपसे बात करते हैं उसमें सारी क्वेरीज आपको ही मालूम पड़ जाए। क्योंकि मुझे मान लीजिए क्वेरीज आती हैं 2 4 5 10 लोगों से, 20 लोगों से, पर मैं चाहता हूं कि उन क्वेरीज, क्योंकि ये क्वेरीज कॉमन क्वेरीज होती हैं, सभी के माइंड में हो सकती हैं, तो वो क्वेरीज सॉल्व करेंगे हम। और अगले 5 से 10 मिनट मेरे साथ जुड़े रहिए। तो पहला क्वेश्चन ये था कि हमारा जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ क्यों होता है, या कैसे वीज़ा रिफ्यूज़ होने के कारण क्या हो सकते हैं। तो उसके बारे में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। देखिए, जो वीज़ा अप्रूवल या रिफ्यूज़ल, ये तो सोल डिस्क्रिप्शन पावर होती है एम्बेसी की, इसको तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, वो पिटीशन लगानी वो बात की बात है। हम कोशिश ये कर सकते हैं कि हमारा जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ल की कगार पे ना आए, तो उसके लिए कुछ पॉइंट जो आपके दिमाग में होने चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है कि कोई भी जो आपको डॉक्यूमेंट, मैंने पहले लास्ट टाइम बोले थे कि इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। जैसे कंप्लीट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, मैं फिर आपको बताता हूँ 30 सेकंड में। पहला तो आपने ऑफर लेटर जो आपको कंपनी से आया होता है वो आपने दिखाना होता है एम्बेसी को। कॉन्ट्रैक्ट आया होता है वो भी दिखाना आपने। 2 डॉक्यूमेंट जो मेजर हो गए। तीसरा, आपका जो फॉर्म भरना है, जो फॉर्म डी होता है, लॉन्ग टर्म फॉर्म होता है, वो आपका अच्छी तरह फिल्ड होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। उसके साथ आपकी जो सपोज ट्रैवल इंश्योरेंस है, आइटिनरी है, वो आपके पास होना चाहिए। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो आपके साथ होना चाहिए। मेडिकल आपके पास होना चाहिए। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये मेजरली बेसिक डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। हाँ, जो बैंक स्टेटमेंट है ना वो आपकी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि लाख 2 लाख रुपये होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपकी नॉर्मल होनी चाहिए पिछले 6 महीने की, कि आपके अकाउंट में 5 10 15 20 हज़ार रुपया है, वो कोई बड़ी बात नहीं होती। ये कोई 10 लाख दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप विजिटर वीजा पे नहीं जा रहे। तो यदि ये डॉक्यूमेंट आप दिखाते हैं तो इसको कंप्लीट डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। तो पहली तो बात है कि आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो। दूसरा, जिस एम्प्लॉयर के साथ आपने काम करने जाना है वो स्किल आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए आपने प्लम्बर के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए, अपने वेल्डर के लिए, या अपने ड्राइविंग के लिए, हाउसकीपिंग के लिए, कुकिंग के लिए, कहीं पर भी इन फील्ड में जाना है तो आपके पास वो स्किल होना चाहिए। तो स्किल नहीं होगा तो वीज़ा रिफ्यूज हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि आपके फेक एक्सपीरियंस लेटर्स, आपने मान लीजिए आपने काम किया, फॉर एग्जांपल 8 10 साल आप किसी के साथ काम किया, वो उसने आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो आपने अपने पास ही लेटर हेड पे लिख के दे दिया, स्टैंप लगाई और एम्बेसी को दिखा दिया कि ये मेरा एक्सपीरियंस लेटर है। यदि वो फेक माना गया, आपको बताते नहीं है कि वो फेक है कि नहीं है, उनको मालूम पड़ जाता है, तो फिर आपका वीज़ा रिफ्यूज हो सकता है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट है कि आपका जो इंटरव्यू पार्ट है एम्बेसी के साथ, उनको मालूम पड़ जाता है कि आपको इतनी नॉलेज नहीं है, आप प्रोजेक्टेड पर्सन हो, आपने किसी अपने फ्रेंड्स को कह के इन्विटेशन मंगा ली, या वहाँ से स्पॉन्सर मंगा लिया, ऑफर लेटर मंगा लिया आपके कहने पे, और ये सारा फेक है, झूठा सारा काम है, तो आपको फिर वीज़ा नहीं मिलेगा। यदि सारा आपका थ्रू प्रॉपर प्रोसेस के मुताबिक है, लीगली वैलिड है, आपका जो ऑफर लेटर है वो भी एक कंपनी की तरफ से आया हुआ है, एम्प्लॉयर की तरफ से आया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट भी उनकी तरफ से आया हुआ है। कई बार कहते सर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट आ गया हो, आप वीज़ा अप्लाई कर दोगे। अब वो कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पे आया, कि आपके स्किल बेस पे आया, कि आपके आपस में कोई रिलेटिव था आपका उस कंट्री में, उसने आपके बिहाफ पे दे दिया, तो वो एक बहुत बड़ा कारण बनता है वीज़ा रिफ्यूजल का। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा कारण बनता है वो है जियोपॉलिटिकल, जो वहाँ का सिस्टम होता है, जो वहाँ की कंडीशन होती है। अब जियोपॉलिटिकल के बारे में इतना आसान नहीं होता है बात करनी। जियोपॉलिटिकल का मतलब होता है कि उस कंट्री में कोई वार के चांसेस तो नहीं बन रहे, उस कंट्री में जो कोटा है वो तो नहीं पूरा हो गया हुआ, वहाँ की जो ज्योग्राफी है, वहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है, वहाँ पर कोई दिक्कत आने वाली है, ये एम्बेसी ऑफिसर्स को ज़्यादा मालूम पड़ता है, ये उस कंट्री को ज़्यादा मालूम पड़ता है। यहाँ पर बैठ के हम किसी के बारे में नहीं बात कर सकते। जियोपॉलिटिकल वो जैसे एक शेयर मार्केट होती है ना, हमें नहीं मालूम पड़ता कि कब ये गिरेगी, कब ये ऊपर उठेगी, और वो जो एक प्रेडिक्शन लगाई जा सकती है। ऐसे ही वीज़ा के लिए भी एक प्रेडिक्शन होती है कि वहाँ की जो जियोपॉलिटिकल सिस्टम है वो ठीक है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो है कि क्या जिस एम्प्लॉयर ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, क्या उसका कोटा तो नहीं खत्म हो गया, क्योंकि हर एम्प्लॉयर को कोटा मिलता है। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक एम्प्लॉयर ने 100 लोगों को, उसको कोटा मिल गया ओवरसीज में एम्प्लॉयमेंट करने का, तो 70% तो वो लोकल के लोग हैं, उनको लेना पड़ता है, 30% वो ओवरसीज ले सकता है। तो जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके में आमतौर पे ये होता है।
यूरोप कंट्रीज में भी इसका कोटा होता है, पर वो उस कोटे को कोई भी एम्प्लॉयर ऐसा नहीं बताता। जैसे मान लिया इटली में जाना नला उसका है, तो कई बार उस एम्प्लॉयर के पास कोटा खत्म हो जाता है, तो वो बताते ही नहीं है। जैसे यूके में कॉस्ट लेटर निकलता है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप निकलती है, तो वो भी नहीं बताते। तो यहाँ पर इमिग्रेशन वाले आपको पकड़ के डिपोर्ट कर देते हैं कि सर आपका तो ये जो कंपनी है ये बंद हो गई, इसके पास कोटा नहीं है, तो आप बाहर जाइए। और आप हैरान रह जाते हो कि एक कंसल्टेंट ने इतना पैसा भी ले लिया और हमें अब उस कंट्री में एंट्री भी नहीं दे रहे। तो ये कई चीज़ें आपको बड़ा सोच के चलनी पड़ती है, इतना आसान काम नहीं होता। एक गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कंसल्टेंट के पास जाइए, उनसे आप अप्लाई करिए, तो उनको कुछ नॉलेज इसके बारे में हो सकती है, तो आपको उनसे जान नॉलेज चाहिए। आजकल जो सॉफ्टवेयर है, सर्च इंजन है, उनसे बात करिए, आपको सारी बातें बता देंगे। तो ये तो पहली बात होगी कि हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ल ना हो, उसके क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो ये बेसिक प्रिकॉशन होती हैं। सेकंड आता है कि मान लीजिए अगर मिडिल ईस्ट में लोग जो बैठे हुए हैं कि क्या हम यहाँ से यूरोप जाना हो तो हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, क्या हमें इंडिया से आना पड़ेगा, इंडिया से एम्बेसी में जाना पड़ेगा। तो जो लोग वर्क परमिट पे हैं पूरे मिडिल ईस्ट में या किसी भी दुनिया के किसी भी पार्ट में और कहीं जाना चाहते हैं, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको ज़्यादा बात क्लियर होगी। मान लीजिए मुझे फ़ोन आया फॉर एग्जांपल सऊदी से या ओमान से, और वो जाना चाहते हैं मान लीजिए माल्टा या सर्बिया या हंगरी या ऑस्ट्रिया। अब ये बात माननी पड़ेगी या देखनी पड़ेगी कि जो आपके पास जिस कंट्री में रह रहे हैं उसके पास उस कंट्री में एम्बेसी होनी चाहिए जिस कंट्री में जाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप सऊदी में हैं और आप माल्टा जाना चाहते हैं, तो माल्टा की एम्बेसी सऊदी में होनी चाहिए। या दुबई में आप काम कर रहे हैं तो दुबई में माल्टा की, सर्बिया की, हंगरी की, ऑस्ट्रिया की, जिस भी कंट्री में जाना चाहते हैं उसकी एम्बेसी यहाँ पर होनी चाहिए। यदि एम्बेसी है, वर्क परमिट पे है, तो आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। यदि आप विजिटर वीज़ा पे हैं फिर पॉसिबिलिटी नहीं रहती, फिर आपको इंडिया से जाना पड़ता है। और विजिटर वीज़ा वाले कहते हैं कि हम वहाँ से आगे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। विजिटर वीज़ा वाले को पहले इंडिया आना पड़ता है, फिर वहाँ से आगे उनको जो वर्क परमिट है वो लेना पड़ता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था कि हम जिस कंट्री में हैं तो उस कंट्री से आगे जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए कि कोई गारंटी कोई दे रहा है एम्प्लॉयर, सॉरी कंसल्टेंट, तो क्या वो अच्छी बात है? जो कहते हैं कि हम तो आपका गारंटी से वीज़ा लगा के देंगे। तो मैंने कहा कि ये सोल डिस्क्रिप्शन पावर एम्बेसी की होती है, तो गारंटी देना भी और लेना भी दोनों इलीगल है, तो गारंटी के पीछे मत भागिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता था कि सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये जो कंसल्टेंट है जेन्युइन है कि नहीं है। सबसे पहला पॉइंट जो जेन्युइननेस शो करने का वो ये होता है कि जो भी कंसल्टेंट आपको ऑन द स्पॉट ऑफ लेटर दे रहा है, मान लीजिए उसने कहा कि ठीक है हम आपका ऑफ लेटर दे देंगे, आपका अरेंज करते हैं, तो 2 दिन बाद आपको फोन कर दिया या 2 घंटे बाद फोन करिए सर ऑफ लेटर आ गया, पैसे दीजिए और ऑफ लेटर लीजिए, तो दैट इज स्कैम। ऑफर लेटर ऐसे 2 घंटे में निकल दीजिए। कोई स्टडी वीज़ा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज वालों से आपने ऑफर लेटर निकलवा लिया और ऑन द स्पॉट दे दिया। जब तक आपकी सीवी सिलेक्शन या इंटरव्यू नहीं होती आपका ऑफर लेटर नहीं आ सकता। सो ऑन द स्पॉट जो 2, 4, 5 दिन में ऑफर लेटर आते हैं वो सारे स्कैम होते हैं, ये आप ध्यान से रखिए इस चीज़ को। बाकी मैक्सिमम जो मैंने आपकी जो क्वेश्चन जो आपके सॉल्व करने की कोशिश की है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी लाइसेंस का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के लाइसेंस जिनके पास है उनके पास आप अप्रोच करिए। मुझे भी कई फ़ोन आते हैं कि सर अपना जो लाइसेंस है वो हमें दिखा दीजिए, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो वही कई बार सॉरी फील करते हैं कि सर आप बुरा मत मानिए कि हम आपसे लाइसेंस की कॉपी मांग रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है अपना लाइसेंस दिखाने में। वैसे तो हमने पीछे लिखा हुआ है हमारे बोर्ड के ऊपर बहुत 6x6 एक डिस्प्ले किया हुआ है, और साथ में हमारा जो लाइसेंस की कॉपी है वो भी डिस्प्ले की हुई है हमारे ऑफिस में। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप emigrate.gov.in पे जाइए, दुनिया के नहीं जो इंडिया में जितने भी कंसल्टेंट हैं उनका जो एक्टिव स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। हाँ, आप मुझसे मांगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आई एम मोर देन हैप्पी टू शेयर माई लाइसेंस कॉपी विद यू, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात हो रहा है कि सीवी के बारे में लोगों को नहीं मालूम होता, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर सीवी तो हमारे पास है नहीं है। देखिए सीवी, करिकुलम वाइटे या रिज्यूम या बायोडाटा ये आपको मालूम होना चाहिए। किसी भी कंट्री में जाने के लिए ये चीज़ें बहुत जरूरी होती हैं। सिंपल सीवी से ही आपका यूरोपा सीवी बनता है, तो सिंपल सीवी आप बनाइए, या अपना जो लोकल में जो आपके जो कैफे में लोग होते हैं या कंप्यूटर काम करते हैं वो खुद भी बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप खुद भी बना सकते हैं। यदि आपके इर्द गिर्द कोई नहीं है या आपको नॉलेज नहीं है तो माई वीज़ा मैन पावर आपकी हेल्प कर देगा। हम मात्र 300 रुपये लेते हैं, और आपका मुझे पासपोर्ट चाहिए होता है, स्कैन कॉपी, और आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, क्या काम करते हैं, क्या एजुकेशन है, ये 5 चीज़ें आप हमें लिख के दे दीजिए, और 300 रुपीज़ आपकी एक सिंपल सी फी आती है। उसमें हम आपकी हेल्प करते हैं कि जिस व्हाट्सएप पे आपका हमें ये मैसेज आता है उसी पे हम आपको
वो CV बना के दे देते हैं। और सबसे एक छोटी सी बात भी और भी है कि आप ना 10 से 6 कॉल्स किया करिए, क्योंकि उससे पहले बड़ा मुश्किल रहता है कॉल्स पिक करनी है। 6 बजे के बाद आप कॉल्स करते हैं, वो भी बहुत मुश्किल रहती है। देखिए, यदि आप कॉल्स करते हैं, हम नहीं पिक करते, तो फिर आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे लिखते हैं कि सर आप फ़ोन नहीं पिक करते। हम आपको अगले दिन बैक कॉल करते हैं, आपसे बात की जाती है, बट उस दिन आपके लिए यदि आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल ज़्यादा, मतलब 10 कॉल्स किया आपने शाम को 8 बजे, हमने नहीं उठाई, तो फिर आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे डालते हैं कि सर आप फ़ोन नहीं पिक करते, तो वो फ़ोन नहीं पिक किया जाएगा। रात को 2-2 बजे भी फ़ोन आता है तो पिक नहीं किया जाता। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखिए। और संडे को कोशिश करिए कि फ़ोन मत करिए। हाँ, करते हैं तो हम फ़ोन पिक करते नहीं हैं, तो मंडे को आपसे फिर बात कर लेते हैं। सो खैर, आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस की जो सॉल्यूशन है वो देने की कोशिश की है, और बाकी जो और भी क्वेश्चन होते हैं वो नेक्स्ट फ्राइडे फिर आपसे बात होगी। सो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका विश्वास करने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए, और नेक्स्ट फ्राइडे इवनिंग 5 o'clock दोबारा मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।